सो इन द लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड द जेनेटिक डिसऑर्डर्स और अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखिए आप लोगों को ये बात तो पता है कि ह्यूमंस के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। अब हम लोगों को अगर आप लोगों को बताया जाए तो अगर सेल साइकिल एंड डिवीज़न करी होगी तो वहाँ पर क्या होता है, टीलोप्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज होते हैं और उसमें टीलोफेज के बाद डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होना होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने होते हैं, क्योंकि मियोटिक डिवीजन मियोटिक 2 हो चुका है। उसके बाद जहाँ पर उन्हें पहुँचना होता है वहाँ पर अगर नहीं पहुँचते हैं तो दिक्कतें आ जाती हैं। अब अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स डिसजंक्शन नहीं होते, यानी कि निकलते नहीं या फिर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास दिक्कतें आ जाती हैं। और ये दिक्कतें एन्यूप्लॉइडी हो सकती है, जहाँ पे आपके पास जितने क्रोमोसोम्स हैं उससे कम पाए जाएं। पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, जितने क्रोमोसोम्स हैं उससे ज़्यादा पाए जाएं। पॉलीप्लॉइडी जनरली ह्यूमंस के केस में नहीं देखी जाती है और ज़्यादातर प्लांट्स के केस में ही देखी जाती है। अब हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले जो आता है बेटा वो कौन सा आता है, टर्नर्स सिंड्रोम। कौन सा आता है, टर्नर्स सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और एक कौन सा है आपके पास, 3 सिंड्रोम दे रखे हैं, डाउन सिंड्रोम। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम देखा है ना, टर्नर सबसे लास्ट में आई। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, डाउन सिंड्रोम्स एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे डाउन ही थे, लैंगडन डाउन करके, चार्ल्स लैंगडन डाउन करके साइंटिस्ट थे। ईयर याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन है 1866 में इन्होंने इस डिसीज के बारे में पता लगाया था। एक्चुअल में ये एक ट्राइजोमी का केस है, यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास आ जाता है और वो एडिशन किस क्रोमोसोम नंबर पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। 21st क्रोमोसोम पे एक इसका जो पेयर है ये एक्स्ट्रा आ जाता है इस क्रोमोसोम पे और इसकी वजह से हमारे पास उस बच्चे में थोड़ी सी डिसीज देखी जाती है। ऐसे बच्चे जनरली मुंह खुला रखते हैं, जीभ थोड़ी सी बाहर आई रहती है, मुंह से शायद हल्का हल्का थूक भी आ जाए, लेकिन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से आप लोग बता पाएंगे वो एनसीईआरटी ऊपर डायग्राम में बहुत अच्छे से बताती है। पहला आता है पाम क्रीज, दूसरा आता है मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। ये आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दिखेंगी, तुम्हारे नहीं है बेटा, टेंशन ना लो। तो ये चीज़ हम लोगों के पास किस में आती है बेटा, हमारे पास डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से आपके पास होता है। रिपोर्ट किसने किया था और कैसे किया था ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास रहता है वो है क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा है, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम हमारे पास जनरली मेल में देखा जाता है और मेल में हमारे पास होता क्या है कि बेटा ऐसे समझो कि जनरली मेल तो XY होता है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X यहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम जो हमारे पास 46 होते हैं वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, 47। तो एक एक्स्ट्रा X आने की वजह से आप लोगों के पास ये जो प्रोजेनी है इसमें क्रोमोसोम्स कितने आ जाएंगे, 47। ये तो बेचारा नॉर्मल मेल था, लेकिन X कैरेक्टर अगर आया है तो वो फीमेल वाला कैरेक्टर कहीं ना कहीं लेके आएगा। तो ऐसे मेल के अंदर कुछ फीमेल कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि इनके मेल्स में जो ब्रेस्ट का साइज होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनेकोमास्टिया। ऐसे मेल्स आप लोगों के पास जनरली पाए गए हैं कि दे आर स्टेराइल। ठीक है, तो ये जनरली कैसे रहते हैं, स्टेराइल होते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी है बेटा वो ये है कि जब भी आप लोगों के पास
2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पर एक जनरली बार बॉडी भी बनती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार बॉडी जब 2 प्रेजेंट होंगे ना बेटा तभी वो बार बॉडी बनेगी, यानी कि एक्स वाई के केस में कभी बार बॉडी नहीं जाती। तो इस केस में हमारे पास ये क्या बन जाती है, इस एक्स का बार बॉडी। अब ये बार बॉडी क्या होता है, कैसे होता है, इसका डिटेल हम लोग जब सेल साइकिल एंड डिवीजन करेंगे तब आराम से देख लेंगे। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी हमारे पास आप लोगों ने एक बार पोलार बॉडी सुनी होगी वहाँ पर, राइट, जो हमारे पास डिजेनरेट हो जाते हैं, जिसका हमारे पास इतना कोई काम होता नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रखी है, बार बॉडी आई है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 एक्स हैं, इसमें से जब ये एक्स एक डिजेनरेट होता है तो वही हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमारे पास किस में आ गया बेटा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स में। एक दूसरा सिंड्रोम जो हमारे पास आता है, कौन सा आता है बेटा हमारे पास, टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, टर्नर सिंड्रोम में आप ऐसे समझिए कि आप लोगों के पास यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक्स और नल। अब ये एक्स नॉट की वजह से टोटल क्रोमोसोम जो 46 होने चाहिए थे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 45। जनरली ये फीमेल के केस में पाया गया है और इसके केस में कोई भी बार बॉडी नहीं बनेगी। ऐसी फीमेल्स कुछ स्टाउट रहेंगी, थोड़ा सा मैस्कुलाइन बॉडी रहती है और ये भी जनरली स्ट्राइली पाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे हुआ होगा, तो आइए एक छोटा सा नॉन डिसजंक्शन के केस से इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप कोई कंफ्यूजन में ना रहें। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर से एक फीमेल की बॉडी है जिससे XX का डिसजंक्शन होना है, और जब इस XX का डिसजंक्शन होना है तो टीलोफेज में एक X इधर जाता है बेटा और एक X इधर जाता है। लेकिन अभी हमारे पास डिसीज कंडीशन आ गई है, यानी कि हो सकता है एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी आ जाए। मैं मान के चल रहा हूँ नॉन डिसजंक्शन हुआ नहीं, और इस जगह से यहाँ पर ना आने की वजह से दूसरा X भी हमारे पास यहाँ चला गया है। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर कुछ X है ही नहीं, क्योंकि डिसजंक्शन हुआ ही नहीं है, नॉन डिसजंक्शन तो हटा ही नहीं है वहाँ से क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम यहाँ पे पहुँचेगा नहीं और सीधा सीधा यहाँ पहुँच गया। अब जब आपके पास फादर आए यानी कि मेल बॉडी आई और मेल ने वाई इसके साथ बना लिया, तो इसी कंडीशन क्या बन गई बेटा, एक्स एक्स वाई, और ये कौन सा सिंड्रोम बना गया हमारे पास, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। और जब फादर का वाई तो यहाँ यूज हो गया, अब जब एक्स यहाँ पे यूज होगा तो ये एक्स और यहाँ पे कुछ है नहीं, नल, तो एक्स नल जब बनेगा तो किस में आ जाता है हमारे पास, टर्नर सिंड्रोम में आ जाता है। इसके केस में ये एक एक्स डिजेनरेट हो जाती है तो इसमें बार बॉडी बन सकती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बार बॉडी नहीं बनेगी। इसके अलावा बेटा मैंने आपको हॉलेंड्रिक जीन का एग्जाम्पल बता चुका था, ठीक है। हॉलेंड्रिक जीन्स यानी कि ऐसे जीन जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलेंड्रिक जीन। और इसका जो बीमारी होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है। तो हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है कि जो आपका पिन्ना है कान का, इसके ऊपर थोड़े से वॉयलेट कलर के से बाल आने शुरू होते हैं, बाल आने शुरू हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ कैरेक्टर हमारे पास सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट भी होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट भी होते हैं, यानी कि जो हमारे पास सेक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे, जैसे मैं कहता हूं पैटर्न बाल्डनेस, क्या कहते हैं, पैटर्न बाल्डनेस। एक्चुअल में पैटर्न बाल्डनेस मतलब गंजापन। अगर आपने देखा होगा तो फीमेल्स जनरली कम गंजी पाई जाती हैं एज कंपेयर टू गंजे मेल, बट उसके पीछे रीजन रहता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पैटर्न बाल्डनेस है, जब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये पैटर्न बाल्डनेस वाला जीन होता है ना, वो जनरली थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से गंजापन अगर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा होगा तो आपको और प्रमोट करवाएगा। इसलिए मेल्स में ये चीज़ देखी जाती है। बट इसी जीन को जो हमारा ईस्ट्रोजन यानी कि फीमेल में पाई जाती हैं,
ये जब हमारे पास होता है, बढ़ रहा होता है, तो इस जीन को ये सप्रेस कर देता है, यानी कि जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये वाला जीन अपने यहाँ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए फीमेल जनरली कम गंजी होती हैं, क्योंकि उनके पास जो पैटर्न बाल्डनेस है उसको सप्रेस कौन कर देता है, ईस्ट्रोजन। तो बेसिकली ये सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स हो गए ना, कि अगर सेक्स मेल है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा, इसलिए वो गंजा। ये भी पूछ सकता है पैटर्न बाल्डनेस कौन से हार्मोन से रिलेटेड है, तो गंजेपन का शिकार टेस्टोस्टेरोन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों की एनसीईआरटी से तो हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अभी हमारे पास ख़त्म नहीं हुई हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग चीज़ देखते हैं तो अगला हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है वो आएगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कि ड्रोसोफिला में जनरली देखा गया था, ड्रोसोफिला की आई में। एक्चुअल में क्या होता है कि उस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर मैं एक नॉर्मल क्रॉस बना देता हूँ, क्या बनाता हूँ बेटा, एक नॉर्मल क्रॉस बनाता हूँ, और नॉर्मल क्रॉस में मैं मान के चलता हूँ कैपिटल W और स्मॉल w, मैंने इसका क्रॉस बनाया। ठीक है, अब एक्चुअल में मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरी फीमेल प्रोजेनी थी, ये फीमेल वाला ले लेता हूँ और ये मैं मेल ले लेता हूँ, राइट, क्योंकि ये सेक्स लिंक चीज़ें चल रही हैं, ये मैं फीमेल ले लेता हूँ। मैंने कहा फीमेल की एक प्रोजेनी में दिक्कत थी, फीमेल की एक प्रोजेनी में दिक्कत थी। तो जब इस फीमेल की एक प्रोजेनी में दिक्कत थी तो बेटा मान के चलिए W+ वाला मेरा दिक्कत वाला फीमेल है, और ये W+ हमारे पास यहाँ पर कोई भी दिक्कत शो नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही। लेकिन होगा क्या कि जब हमारे पास यहाँ पे क्रॉस बनेगा बेटा अगला, तो आएगा क्या, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, यानी कि कैपिटल W और ये हमारे पास W+ आएगा, राइट, और ये W इससे मिलेगा तो ये कैपिटल W स्मॉल w बनेगा, राइट। अब मेरे को जब इसकी क्रॉस कराई जाएगी, यानी कि W और W+ वाले, राइट, और यहाँ पे W और W की, तो बेसिकली एक केस ये भी मिलेगा जिसे मेरे को W और W+ वाला दोबारा आएगा, यानी कि W+W, 4 गैमेट्स बनते हैं ना बेटा इसके, तो क्या क्या बनेंगे, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W प्लस और कैपिटल W प्लस और स्मॉल w, राइट, ये तो हमारे पास वो बनेंगे। अब इसकी कंडीशन मेरे पास एक ये भी आएगी जहां पर ये W+W+ बन जाएगा, राइट। अब मैं पूरा क्रॉस नहीं बनाया था, तुम जानते हो, बट यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में क्या कोई आपको डिसीज दिखी थी, नहीं ना, पिगमेंटेशन में कोई दिक्कत थी ही नहीं, उसकी जो आई थी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो यहाँ पर एक जनरेशन में, इस जनरेशन में कोई दिक्कत दिखी नहीं, इस जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं दिखी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत दिख गई, यानी कि एक जनरेशन छोड़ के दूसरी जनरेशन में आ रही है, यानी कि अगर मैं बनाता हूँ 1, 2 और 3 जनरेशन, फिर 4 जनरेशन यहाँ पे आएगी, 5 जनरेशन ऐसे आएगी, राइट, मैं मानता हूँ। तो फर्स्ट के बाद क्या सेकंड में कोई दिक्कत दिखी आपको, नहीं, एक जनरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आई, या इवन अगर आप इसे भी अफेक्टेड मान लेते हो तो मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डोमिनेंट के साथ आते वक्त ये अपना इफेक्ट खत्म कर देगा। तो यहाँ पे कैपिटल W और स्मॉल w में यहाँ पे अपना इफेक्ट खत्म कर दिया है, ये सारी प्रोजेनी यही थी, बट जो चीज़ फर्स्ट जनरेशन में थी वो हमें कहाँ पे मिली, सेकेंड में तो मिली नहीं, और थर्ड में मिल गई। तो एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है जहाँ पे एक जनरेशन जस्ट एक ही जनरेशन स्किप होगी, बस फिर एक ही जनरेशन स्किप होती है, और ये आपके पास ड्रोसोफिला के आई पिगमेंटेशन में मिला था, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब बेटा जो हमारे पास अगला टॉपिक है जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा उठ के है, वो है हमारे पास बेसिकली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मतलब जो आपका साइटोप्लाज्म है वो भी रोल प्ले करने वाला है आपके किस तरीके की प्रोजेनी आएगी इसमें। इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं मिराबिलिस जलपा, यानी कि आपके पास एक प्लांट है फोरोकोक प्लांट, इसका नाम क्या है, मिराबिलिस जलापा। अब देखिए बेटा, मिराबिलिस जलापा के केस में आपके पास 3 तरीके की लीफ के कलर प्रोड्यूस होते हैं। एक लीफ होती है आपके पास ग्रीन, जिसको मैं G से डिनोट कर देता हूँ। एक आपके पास आती है वेरीगेटेड वाली बात ले लेते हैं, फिर लेते हैं पेल, जिसको मैं P से डिनोट कर देता हूँ, और एक आती है आपके पास वेरीगेटेड।
जिसको मैं V से नोट करूँ। ओके, ग्रीन वाले केस में क्लोरोप्लास्ट बनता है, पेल वाले केस में क्रोमोप्लास्ट बनता है, और वेरीगेटेड के केस में हमारे इसमें ल्यूकोप्लास्ट बना दीजिए प्लीज, और इस केस में आप तीनों बना दीजिए, क्लोरो भी बनता है, ल्यूको भी बनता है, और क्रोमो भी बनता है। ठीक है, ये केस आपके पास हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कभी भी फ्यूजन होता है तो उसमें मेल पार्ट का स्पर्म आता है, वो छोटा सा होता है, वो बस न्यूक्लियर पोर्शन को लेके आता है, यानी कि वो सिर्फ क्रोमोसोम लेके आता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियर कंटेंट। लेकिन फीमेल के एग में आपको पता है कि साइटोप्लाज्म भी होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अगर किसी प्रोजेनी के अंदर जा रहा है तो इसका श्रेय किसको जाता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल को, ना कि मेल को। अब इसके केस में होगा कुछ ऐसा कि इस साइटोप्लाज्म की वजह से चेंज हो जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म किसके, फीमेल की, यानी कि मेल का साइटोप्लाज्म कोई रोल प्ले नहीं करेगा, मेल का गैमीट बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन फीमेल का गैमीट बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर जाएगा, क्योंकि फीमेल के गैमीट में हमारे को साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी मायने रखता है। कैसे, ये शायद आपको पहले एग्जाम्पल में समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही 2 और एग्जाम्पल होंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसके केस में कहना क्या चाहता है। एक्चुअल में यहाँ पर फीमेल के साइटोप्लाज्म में अगर मान के चल लीजिए ग्रीन है, राइट, और मेल के मेल का जो न्यूक्लियर आया है हमारे पास कैसा आया, ग्रीन आया, तो आपको पता है प्रोजेनी 100% ग्रीन बन गई। लेकिन अगर ये फीमेल वेरीगेटेड हुई, कैसी हुई, वेरीगेटेड, तो आप लोगों के पास क्या कोई चेंज आएगा? इस चीज को देखने के लिए आप लोगों को लगा वेरीगेटेड और ग्रीन, सर पता नहीं क्या आने वाला है, एक ग्रीन और वेरीगेटेड के बीच में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को एक क्रॉस बना के दिखाया जाएगा और उसमें आप समझना कि जब हमारे पास फीमेल वेरीगेटेड आता है और मेल इवन कोई सा भी आए, तब भी देखना क्या रोल आएगा। चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले इसको एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, जहां पर मैंने अपनी फीमेल ले ली है और मेरी फीमेल के पास 3 गैमीट हैं, एक ग्रीन है, एक पेल है और एक वायलेट। चलेगा, ये पहला केस। अब इस फीमेल के गैमीट को मेरे को मेल के गैमीट के साथ फ्यूज कराना पड़ेगा, तो मैं इस फीमेल के जी को 3 मेल गैमीट के साथ फ्यूज कराता हूं, जो कि हमारे पास इस सर्कुलर बॉक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ऐसे मान लीजिए यहाँ तक मेरे को 3 लाने हैं, एक जी मेल का, एक पी मेल का और एक बी मेल का। कुछ भी हो सकता है बेटा इसके केस में जब मैंने ग्रीन के साथ फ्यूज कराया। सिमिलरली मैं पेल ऑफ फीमेल आई एम गोना फ्यूज विद जी ऑफ मेल और 1 टाइम विद पी ऑफ मेल एंड 1 टाइम विद वी ऑफ मेल, यानी कि ये मेल के गैमीट है बाहर वाले। और एक बार जो वेरीगेटेड है उसको भी जी ऑफ मेल, पी ऑफ मेल एंड वी ऑफ मेल, इनके साथ फ्यूज करने जा रहा हूं। तो प्रोजेनी कैसी बनेगी आइए देखते हैं। एक्चुअल में प्रोजेनी को मैं यहां पर दिखाऊंगा। सबसे पहले जब ग्रीन कलर की फीमेल, ये अंदर वाला बॉक्स में किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, फीमेल से, और बाहर वाला जो ये वाला है ये किसके गैमीट से, मेरे पास मेल के गैमीट। सबसे पहले केस में जब मैंने ग्रीन फीमेल उठाई है और ग्रीन मेल उठाया है, तो मेल कोई सा भी हो, अगर मैंने फीमेल ग्रीन ली है तो मेरे पास प्रोजेनी ग्रीन ही आनी है। रीजन कि इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो रोल प्ले कर रहा है आपके पास प्रोजेनी को बनाने में। तो यहाँ पर मेरे पास इसके केस में चाहे इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो भी ग्रीन आएगा, इस ग्रीन का इस पेल से क्रॉस कराएंगे तो भी आपके पास ग्रीन आएगा, और इस ग्रीन का इस से क्रॉस कराएंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, ग्रीन ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूं अभी यहाँ के लिए, ये ऐसे ये बंद। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, इससे कंफ्यूज हो जाओगे।
वरना डब्बे बंद कर देना। ठीक है, ये केस समझ में आ गया। यानी कि हमारे पास मेल गैमीट का कोई रोल है नहीं है, सारा का सारा काम इवन यहाँ पे वेरीगेटेड होने के बाद भी फीमेल ने यहाँ पे हमें दिखाई देगी कि फीमेल के पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से चीज़ें अलग आ रही हैं। वेल यहाँ पर देखता हूँ इसके केस में, अगर फीमेल के पास पेल है, चाहे ये ग्रीन हो तो भी ये पेल आएगा, ये पेल तो पेल ही दिया, और वेरीगेटेड और पेल के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी बेटा पेल आएगा। लेकिन अब अगर मेल के पास हमारे पास ग्रीन और ये फ्यूज कर रहा है हमारे पास वेरीगेटेड के साथ, यानी कि फीमेल कैसी है, वेरीगेटेड। वेरीगेटेड फीमेल का मतलब है उसके पास ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें हैं। तो जब इसका ग्रीन हमारे पास वेरीगेटेड यानी कि क्लोरोप्लास्ट के साथ भी फ्यूज कर सकता है, वेरीगेटेड का मतलब फीमेल के क्रोमोप्लास्ट के साथ भी फ्यूज कर सकता है और फीमेल के ल्यूकोप्लास्ट के साथ भी फ्यूज कर सकता है। यानी कि ये मेल का जो ग्रीन पार्ट है तो किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। और जब फीमेल के पास ये तीनों हैं, जब फीमेल के पास ये तीनों है बेटा, तो हमारी प्रोजेनी में चाहे ये फ्यूज करे, चाहे ये फ्यूज करे, चाहे ये फ्यूज करे, फीमेल के पास तीनों है ना, तो तीनों ही एक्सप्रेस होते हैं जीपीवी। यहाँ पर भी चाहे ये फ्यूज, क्योंकि देखो पी मतलब ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट के साथ फ्यूज करना है, ल्यूकोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट के साथ फ्यूज करना है, और ल्यूकोप्लास्ट को ल्यूकोप्लास्ट के साथ फ्यूज करना है। इंटरमीडिएट नहीं बन जाएगा? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल बस फीमेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होने की वजह से आपके पास तीनों की तीनों प्रोजेनी दिखाई देंगी, क्योंकि जो आपके पास बेटा इंटरमीडिएट नहीं बनता यहाँ पे, बिल्कुल फीमेल के केस में यहाँ पर कोई सा भी ऑप्टेन हो सकता है जब यहाँ पे प्रोजेनी। हाँ जी, तो यहाँ पे GPV और GPV, यानी कि आप लोगों को एक क्रॉस समझ आना चाहिए। यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ ग्रीन बनेंगे तीन, यहाँ पर कौन से बनेंगे, पेल, और यहाँ पर कौन से बनेंगे, वेरीगेटेड। GPV मतलब वो वेरीगेटेड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास तीनों है ना GPV, तो इसलिए हम लोग इसको वेरीगेटेड। तो ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई, फीमेल के साइटोप्लाज्म से। वेल अभी तो बस ये आपको एक केस समझना था कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है। अगर समझ में नहीं आया है तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं रब कर दूँ या फिर चलो वहाँ पे कर देता हूँ। दूसरा केस जो है बेटा हमारे पास कप्पा पार्टिकल को लेकर है, कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। ये एक्चुअल में हमारे पास साइटोप्लाज्म कैसे रोल प्ले कर रहा था ये बताना था। अब मैं आपको बताता हूँ कप्पा पार्टिकल का साइटोप्लाज्म क्या होता है। दरअसल में कप्पा पार्टिकल हमारे पास पैरामीशियम में एक प्रोटीन सिक्रीट करता है या एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से पैरामीशियम हमारे पास दो टाइप के पाए जाते हैं। एक पैरामीशियम जिसमें आपके पास कप्पा पार्टिकल पाया जाएगा, वो हमारे पास ये वाला होता है जिसे हम लोग कहते हैं किलर टाइप, किलर, ठीक है। और एक पैरामीशियम हमारे पास ये होता है बेचारा जिसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिव, जिसके पास कप्पा पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये किलर वाला, किलर कब बनता है, सिर्फ उस टॉक्सिन की वजह से नहीं, जब उस टॉक्सिन के साथ साथ आपके पास साइटोप्लाज्म के कुछ प्रोटीन्स एडिशनली रोल प्ले करेंगे तब। यानी कि किलर वाले को अगर मैं डबल के दे देता हूँ, मतलब के दे देता हूँ, और सेंसिटिव वाले को छोटा के दे देता हूँ, राइट। तो किलर वाला किलर कब है, जब वो कप्पा पार्टिकल के साथ उस प्रोटीन को रखेगा। कप्पा पार्टिकल होता है इसमें छोटे छोटे वाले पार्टिकल, उस प्रोटीन के साथ रखेगा तभी ये किलर बन पाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज़ हुई, या तो सिर्फ कप्पा पार्टिकल में प्रोटीन नहीं हुआ तो भी किलर नहीं है। यानी कि साइटोप्लाज्म से जो हमारे पास कप्पा पार्टिकल आ रहे हैं, इसकी वजह से वो किलर बन पा रहा है। अगर इसके पास मैं कहता हूं कि इसके पास किलर स्ट्रेन तो है, इसके पास किलर का स्ट्रेन तो है, बट कप्पा पार्टिकल नहीं, यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं है, कप्पा पार्टिकल है, समझिए ये पार्टिकल नहीं है, तो स्ट्रेन होने के बावजूद भी ये किलर नहीं कहलाया जाएगा। ये किलर तभी बनेगा जब आपके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसका रहता है। अब होगा क्या, पैरामीशियम कॉन्जुगेट करता है, कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन में एक ट्यूब बनती है, तो इनके बीच में एक ट्यूब बनेगी जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ट्यूब जब हमारे पास यहाँ से जाएगा
तो इसका एक के इसमें चला जाएगा बेटा और इसका एक के इसमें चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला जो है ये तो कैपिटल के स्मॉल के बन जाएगा और ये कैपिटल के स्मॉल के बन जाएगा। और यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे किलर सेल, ऐसा आपको लग रहा है पर ऐसा नहीं, दोनों खत्म हो जाएंगे। जी नहीं, दोनों खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर भी इतना होने के बावजूद भी ये तो किलर ही रहेगा और ये सेंसिटिव ही रहेगा। ये क्या हुआ भाई? जी हाँ, फिर इसमें हुआ ही क्या? एक्चुअली मैंने आपको अभी एक चीज बताई नहीं, हुआ कुछ ऐसा कि ये कॉन्जुगेशन का समय नोट कीजिएगा। अगर ये कॉन्जुगेशन 2 से 3 मिनट के बीच में रहती है, यानी कि 2 से 3 मिनट्स की रहती है, तो इसके केस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर कंटेंट एक्सचेंज हो पाता है, यानी कि सिर्फ के इधर जाता है और के इधर जा पाता है और कुछ कंटेंट एक्सचेंज नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ जाता है 3 मिनट से ज़्यादा का, तो आपके पास यहाँ पर ये समझिए कि इसका साइटोप्लाज्म भी मूव करके यहाँ पर पहुँच जाता है और 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद दोनों ही केस में आप लोगों को किलर मिलते हैं और इसमें ये दोनों सेंसिटिव वाले खत्म हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन जब कब हो पाया, जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हमारा उसके अंदर गया, तभी ये पॉसिबल है। वरना जैसे यहाँ था ना, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जब फीमेल का गया तभी 3 प्रोजेनी आई, मतलब तभी हमारे पास वेरीगेटेड आएगा। तो वेरीगेटेड हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म ही रोल प्ले कर रहा है, राइट। अभी एक और केस है जिसे हम लोग सीखते हैं, वहां पर सीख लेते हैं, बच जाएगी जगह। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है वो किसका आएगा, शेल कॉइलिंग इन स्नेल। और शेल कॉइलिंग इन स्नेल के केस में हमारे पास बहुत ही अच्छा रेशियो आने वाला है। किस तरीके से आने वाला है देखिए, शेल कॉइलिंग हमारे पास 2 तरीके से हो सकती है बेटा स्नेल के अंदर। एक होती है डेक्स्ट्रल, डेक्स्ट्रल मतलब राइट हैंड कॉइलिंग, राइट हैंड कॉइलिंग। एक होती है सिनिस्ट्रल, सिनिस्ट्रल मतलब लेफ्ट हैंड कॉइलिंग। अब डेक्स्ट्रल को मैं मान के चलता हूं कैपिटल डी और सिनिस्ट्रल को मान के चलता हूं मैं स्मॉल डी स्मॉल। लेट्स से कि हमारे पास डेक्स्ट्रल डोमिनेंट, राइट। एक्चुअल में यहां पर अगर मैं कैपिटल डी तो मेल को ले लेता हूं और स्मॉल डी फीमेल को ले लेता हूं, तो हमारे को ये चीज पता है कि अगर कोई भी चीज साइटोप्लाज्म कंटेंट लेकर आ रहा है तो वो फीमेल की प्रोजेनी होगी। मेल की प्रोजेनी तो साइटोप्लाज्म लेके नहीं आती, क्योंकि हमने देख लिया है कि उसका न्यूक्लियस ही वैसी न्यूक्लियर पार्टी लेके आने वाला है इस पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके पास कैपिटल डी मौजूद रहता है, जब कैपिटल डी मौजूद रहता है तो आपके पास एक प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कि क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जैसे कैपिटल डी मौजूद था बेटा तो हमारे पास क्या होगी, एक प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही स्मॉल डी होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। कैपिटल डी में हो सकती है बट स्मॉल डी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इन दोनों के क्रॉस कराकर, तो ये हमारे पास कैसा आया था, डेक्स्ट्रल। अब कैपिटल डी स्मॉल डी होगा तो भी डेक्स्ट्रल होगी, डोमिनेंट डी, राइट। ये डेक्स्ट्रल था और ये हमारे पास सिनिस्ट्रल था, फीमेल सिनिस्ट्रल था। जब इसका क्रॉस बनाया तो मेरे पास कैपिटल डी स्मॉल डी यही चारों केस आने वाले हैं, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं आने वाले। अब सीधी बात सामने सामने जो नजर आ रही है वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को सारे चारों के चारों डेक्स्ट्रल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, प्रोटीन क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, और अगर ये फादर से आ रहा है तो फादर का साइटोप्लाज्म तो आता ही नहीं है, और फीमेल ने कोई प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं करा, क्योंकि छोटा डी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसके केस में हमारे पास चारों के चारों कैसे हैं, बिना प्रोटीन के। प्रोटीन कंटेंट तो है ही नहीं जाइगोट में, तो जब क्योंकि प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर था बेटा, मेल के अंदर था, और मेल का प्रोटीन साइटोप्लाज्म में छुपा हुआ है और साइटोप्लाज्म मेल देता ही नहीं है कुछ भी। तो इसलिए इसके केस में सारे की सारी प्रोजेनी क्या आई हमारे पास, सिनिस्ट्रल। सारी की सारी क्या आई हमारे पास, F1 प्रोजेनी सिनिस्ट्रल की आई। लेकिन मैंने बताया जब कैपिटल डी रहता है
तो उसके पास पावर रहती है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ एक मेल, अब इसी में से एक मेल एक फीमेल उठाऊंगा मैं, और ये एक मैंने फीमेल उठा ली, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इसके जो क्रॉस आएंगे वो क्या आएंगे, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी कैपिटल डी और स्मॉल डी, राइट। अब इसके केस में क्या होंगे, 3 तो आपको डेक्स्ट्रल दिख रहे हैं और एक छोटा डी आपको सिनिस्ट्रल दिख रहा है, राइट। ये तो क्लियर है, ये भी गलत है, नहीं ये भी गलत है। अब सुनिए, मैंने क्या बोला था कि अगर ये फीमेल है तो अगर एक भी डी प्रेजेंट रहता है तो वो प्रोटीन बनाने के लिए हकदार है, प्रोटीन तो बना ही सकता है। तो यानी कि इस वाले में से ये प्रोटीन कंटेंट तो गया ही होगा। सर पर पता कैसे चलेगा कौन सा मेल है कौन सा? वो तो आपको प्रोवाइडेड रहेगा बेटा, आपको क्वेश्चन पेपर में इतना भी आप लोगों से ज़्यादती नहीं करेगा कि वो बिना बताए बता दे कि मेल है या नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए डोमिनेंट कंडीशन में हमारे पास फीमेल आती है यानी कैपिटल डी में, तो वो प्रोटीन 100% प्रोड्यूस करेगी, लेकिन स्मॉल डी के केस में प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो यहाँ पर जब आप फीमेल ये वाली उठाते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, तो इसने प्रोटीन प्रोड्यूस किया होगा। अब इसने अगर प्रोटीन प्रोड्यूस किया होगा ना, तो प्रोटीन का इफेक्ट इस डी के पास भी रहेगा और इस डी के पास भी रहेगा। तो यानी कि इसके केस में सारे डेक्स्ट्रल आएंगे, क्योंकि इसने इससे रिएक्ट किया होगा तो ये बनाया होगा, इसने इससे रिएक्ट किया होगा तो ये बनाया होगा, इसने इससे रिएक्ट किया होगा तो ये बनाया होगा, इसने इसके साथ क्रॉस किया होगा तो ये बनाया होगा। पर सब में तो प्रोटीन का कंटेंट है, क्योंकि फीमेल प्रोटीन बना पा रही है, और जब फीमेल प्रोटीन बना पा रही है तो चाहे ये हो या ये हो, प्रोटीन बन गया तो आपके पास क्या आ गया, ये डेक्स्ट्रल। ठीक है। अब अगर मैं यहां से उठा लेता हूं, ये वाली फीमेल उठा लेता हूं सपोज करो, राइट, स्मॉल डी और मेल उठा लेता हूं मैं ये वाला कैपिटल डी, ये वाला। तो इस केस में अगली प्रोजेनी कैसी आएगी, सिनिस्ट्रल, क्योंकि ये प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ना। सर उसमें 3 डेक्स्ट्रल क्यों आए? नहीं सर, चारों के चारों डेक्स्ट्रल हैं बेटा, 3 नहीं है, इसमें चारों डेक्स्ट्रल हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन प्रोड्यूस हो चुका है। अगर ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर चुका है तो प्रोटीन का इफेक्ट इस डी को भी मिलेगा और इस डी को भी मिलेगा, और बस प्रोटीन चाहिए होता है कॉइलिंग के लिए। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉइलिंग में अंतर क्या है, प्रोटीन का। अब हल्का सा ही प्रोटीन मिलेगा तो राइट हैंड कॉइलिंग हो जाएगी। अब इसका इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये बनाएगा, तो यानी कि इसके पास ये प्रोजेनी आ गई तो यानी कि प्रोटीन आ चुका है, तो ये डेक्स्ट्रल। अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये बनाएगा, पर ये प्रोजेनी के साथ प्रोटीन तो है ही, तो ये भी हमारे पास डेक्स्ट्रल। ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो भी हमारे पास ये बनाएगा, तो भी डेक्स्ट्रल, और ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो भी डेक्स्ट्रल, क्योंकि प्रोटीन तो इसके अंदर है ना। इसका प्रोटीन चाहिए होता है, ऐसा कुछ भी है। मेल के केस में यहाँ पे तो कहानी थी, यहाँ पर डोमिनेंट होने के बाद भी सारे सिनिस्ट्रल है, क्योंकि ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है वो साइटोप्लाज्म कंटेंट में आता ही नहीं। मेल का तो सिर्फ न्यूक्लियर रीजन आता है, फीमेल का आता है न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्म। तो जब फीमेल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी तभी वो प्रोजेनी में दिखाई देगा, लेकिन अगर मेल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्रोजेनी में दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से आप डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल कॉइलिंग को करते हैं। कप्पा पार्टिकल करते हैं, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म था और यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म किसका, फीमेल का। किसका ले कर रहा है रोल, फीमेल। इसीलिए हम लोग इसे भी कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस के अंदर साइटोप्लाज्म का क्या इफेक्ट रहता है। ये टॉपिक आपके पास अब ओवर हो चुका है। इसके अलावा जो 2-4 चीज़ें जब आप एक्स्ट्रा बुक्स करेंगे वो आते रहेंगे, वो आप पूछते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। तो वी विल बी एंडिंग और वाइंडिंग अप द जेनेटिक्स एंड वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।